हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी अच्छी कंपनी के प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर जाना है और अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से पता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स कितना ज़रूरी है, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी आसान नहीं होती, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तब जाके डीएस से आप कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, डेटा स्ट्रक्चर्स की, फिर बात करेंगे एल्गोरिदम्स की। देखो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है, आपको एक यूज़ केस दिया हुआ है और उसमें ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ डेटा गिवन होगा, ठीक है। अब अगर आपको डेटा दिया है या आपसे कुछ डेटा मांगा है, ठीक है, और या आपको कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो वो आप डेटा के ऊपर ही करोगे, डेटा के अराउंड ही आप खेलने वाले हो। तो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग एरे को जावा वाली सीरीज में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ा, 1D एरे भी और 2D एरे भी। तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका अपना एक फॉर्मेट है, जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है डेटा को स्टोर करने का। और एरे पे हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे उसका पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिट्रीव कर सकते हैं, या कोई इंसर्शन करना है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे तो वो कर सकते हैं, राइट। इनको बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन अ गिवन डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे पास यूज़ केस के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि अभी हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। हम हमेशा एरे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो पिक्चर में आते हैं, जो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। कई बार आप स्टैक यूज़ करोगे, कई बार आपको क्यू यूज़ करना पड़ेगा, कई बार आप BST यूज़ करोगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो मेन फोकस आज की वीडियो में होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कि किस किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कल को आपको क्वेश्चन में इस तरह का यूज़ केस हो कि वहाँ पे एरे काम ही ना करे, आपको कुछ और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़े, क्योंकि आपको कोड करना है और कोड एफिशिएंटली करना है, टाइम ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और आप कम ही नहीं कर पा रहे बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर दैट यू शुड बी यूजिंग, राइट। सो वही सब चीज़ें एक बार हम आज इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलो, अब एक चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको C या C++ का थोड़ा सा भी STL का एक्सपीरियंस है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो वहाँ पे आपने अनऑर्डर्ड मैप, ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड सेट, बेसिकली ये सब पढ़े होंगे। इसी तरीके से क्योंकि हम जावा में कोड करने वाले हैं, तो जावा में आता है बच्चों कलेक्शंस फ्रेमवर्क। जावा में क्या आता है? कलेक्शंस फ्रेमवर्क। और ये जावा की एक तरीके से ये मान लो ये बैकबोन है, ठीक है। मेरे को भी 6 साल हो गए काम करते हुए, इसके बिना कुछ होता नहीं है। कहीं पे भी हमें डेटा के साथ खेलना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, कुछ भी ऑपरेशंस करना है, स्टोर कराना है कुछ भी डेटा, तो यार इसके बिना नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कलेक्शंस फ्रेमवर्क से हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, जिनको हम अपने प्रॉब्लम में, अपने क्वेश्चन में, अपने यूज केस के हिसाब से यूज कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं एक एक करके वो है क्या, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बट जो सबसे पहले आता है लिस्ट इंटरफेस। अब अगर आपने जावा वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जावा सीरीज, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप एक बार इंटरफेसेस वाली वीडियोस देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिस्ट क्या है? लिस्ट है एक इंटरफेस। अब अगर इंटरफेस है कोई चीज़, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन तो क्लासेस के थ्रू होगी, करेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो क्लासेस का बनेगा। तो अब देखते हैं इस इंटरफेस को कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो इंप्लीमेंट करती हैं। देखो और भी क्लासेस होती हैं जो इंप्लीमेंट करती हैं लिस्ट को, बट हम बात कर रहे हैं डीएसए की। तो डीएसए पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्रीक्वेंटली और जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है, वो क्लासेस के बारे में हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहली होती है बच्चों एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। और मैं किसी ऑर्डर में नहीं बात कर रहा हूँ, ये 4 हैं जो यूज़ होती हैं। तो आपने स्टैक तो सुना भी होगा पहले भी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि स्टैक, आपके दिमाग में आ सकता है कि स्टैक की अलग से ज़रूरत क्या है, हम एरे को यूज़ करके भी तो स्टैक बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन आप कंपैटिटिव कोडिंग कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास लिमिटेड टाइम है, 2 घंटे है, 2.5 घंटे है, या आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो वहाँ पे आप स्टैक बनाने नहीं बैठोगे, राइट। वहाँ पे अगर आपको स्टैक, जैसे STL में आपको मिल जाती है ऑटोमेटिकली चीज़ें, तो यहाँ पे स्टैक क्लास आपको ऑटोमेटिकली मिलती है, जिसका काम क्या होता है? लीफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जिसको आप लास्ट में इंसर्ट करोगे नंबर को, वो सबसे पहले बाहर आएगा, यही होता है स्टैक, राइट। ठीक है, अब स्टैक हो गया, वेक्टर हो गया, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1 अलग सेपरेट वीडियोस में। आज के लिए तो ओवरव्यू देना है। अगर आपको टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, आप इनके बारे में खुद से भी पढ़ सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। एनीवेज, कमिंग बैक टू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में, या लिस्ट की ही मैं बात करता हूँ, लिस्ट इंटरफेस की बच्चों। तो देखो लिस्ट इंटरफेस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू एरे, जो हमने एरे पढ़ा है 1D एरे या 2D एरेज, ठीक है। फर्क, एक जो मेजर डिफरेंस है लिस्ट में और एरे में, लिस्ट और एरे में, वो देखो, वो समझो क्या है। हम जब एरे की बात करते हैं, हम हमेशा क्या बोलते हैं? 1D एरे की मैं बात कर रहा हूँ, हम बोलते थे, हम यही बोलते थे, राइट, कि इंट एरे। और यहाँ पे मेन चीज़, एक चीज़ होती थी कि आप देखो, हम यहाँ पे साइज भी देते थे एरे का, कि 5 है, 10 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बताते थे।
ठीक है, ये स्टैटिक होती थी वैल्यू, ये आप यहीं पे ही बोलते थे। लिस्ट के केस में बच्चों क्या होता है, लिस्ट के केस में आपकी चॉइस है कि आप ये साइज दो या नहीं दो। लिस्ट में जो है साइज लिस्ट का वो नेसेसरी नहीं है कि आपको देना ही है, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल, नहीं भी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस जो यूज करते हैं लोग नहीं देते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं साइज। तो यही एडवांटेज होता है सबसे बड़ा लिस्ट का एरे के ऊपर। कई बार अगर आप क्वेश्चंस फ्यूचर में, अभी हम जब करेंगे बहुत सारे सवाल करेंगे, तो आप देखोगे कि कई बार आपको पता नहीं होता कि इस एरे का साइज क्या है। तो जब आपको पहले से साइज नहीं पता होता तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि ओके लिस्ट ले लेते हैं, एरे लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, जब हम एरे लिस्ट को डिस्कस करेंगे तो आई विल टेक सम एग्जांपल्स आल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ क्या बात हो रही है। बट अभी के लिए समझो कि इसमें एरे में जैसे हमने साइज लेते हैं वैसे लिस्ट में हम साइज नहीं लेते, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे जैसे आप एलिमेंट्स ऐड करते हो तो क्या होता है एरे लिस्ट के अंदर, एरे लिस्ट का बाइट, अब देखो अब दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार कुछ तो साइज, कुछ तो मेमोरी एलोकेट होगी ना लिस्ट को। भाई ये जो हम यहाँ पे 5 बोलते थे, ये हम मेमोरी एलोकेशन करते थे 5 एलिमेंट्स के लिए, तो लिस्ट में भी तो कुछ मेमोरी एलोकेशन होता होगा ना, ऐसे हवा में थोड़ा ही कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, लिस्ट में भी मेमोरी एलोकेशन होता है, बट वो कैसे होता है। यहाँ पे तो एरे के केस में आपने खुद से मैनुअली साइज दे दिया। लिस्ट के केस में बच्चों क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जब आप साइज नहीं देते तो वो 10 कंसिडर होता है। बाय डिफॉल्ट लिस्ट का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो 10 से होता है, उसमें 10 एलिमेंट्स की कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप इसको फिल करने वाले होते हो कि 10 एलिमेंट्स आ गए, तो लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट क्या करता है, अपनी कैपेसिटी को बाय 50% इंक्रीज कर देता है। तो मान लो स्टार्टिंग में 10 था, जैसे ये फिल हुआ तो 50% हुआ 10 का 5, राइट, तो ये हो जाएगा 15। 15 के बाद इसका 50% हुआ 7.5, तो 22 के अराउंड कर देगा। 22.5 तो कुछ नहीं होता, तो 22, फिर 22 का 50% क्या हुआ +11, तो 33। तो ऐसे लिस्ट का साइज डायनेमिकली बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप एलिमेंट्स इंसर्ट करते हो। तो अलग क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में कि फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले आ जाते हैं एक और चीज़ पे। जब ये 10 से 15 होता है ना, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट थी मेरे पास, इसमें कुछ था और यहाँ पे ये अपेंड कर देगा 5 और, नहीं। ये क्या करता है, इस पूरे को जो पहले से था इसको उठाएगा एक नए एरे में, इसका भी एक मतलब एरे से ही बैक होता है लिस्ट भी, एरे लिस्ट, तो उसमें डालेगा 10 एलिमेंट्स और 5 एक्स्ट्रा, 15 का ब्लॉक ऐसे बनाता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग में नहीं करता, नया बनाएगा नए में। तो अब देखो इसमें 10 एलिमेंट्स थे, तो इन 10 के 10 को उठाएगा और पहले यहाँ पे डालेगा, और उसमें ही इंक्रीज साइज रहता है 5 के साथ, तो 15। तो आप देख रहे हो, अगर मान लो मेरे को 22 से 33 पे जाना है, मेरे को 22 से 33 पे जाना है, तो पहले मैं 22 को, इस 22 को यहाँ पे 33 साइज का एक मैं लिस्ट बना लूँगा, एरे लिस्ट। उसमें पहले इन 22 एलिमेंट्स को जो इधर है उनको इसमें डालूंगा और फिर मेरा काम आगे चलेगा। तो इसलिए इसकी लिस्ट, एरे लिस्ट के केस में जो हम इंसर्ट करते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेरेटिवली, व्हेन आई से कंपेरेटिवली मतलब एरे के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बट ओवरऑल ये ऑब्जर्वेशन हुई है कि आपको O1 ही मिलता है, कांस्टेंट टाइम ही मिलता है, कांस्टेंट टाइम ही होता है। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इंसर्शन की वो कांस्टेंट ही होती है, अमोर्टाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं उसको। कि भाई आपके पास आपने 1 लाख एलिमेंट्स डाले, तो जब एक एक नंबर पे, एक एक इंसर्शन पे जब ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है तो वो कांस्टेंट ही आती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एरे लिस्ट। ठीक है, ये जो लिंक लिस्ट होती है बच्चों, इसकी इंप्लीमेंटेशन इंटरनली डबल लिंक लिस्ट की होती है। ये सब हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं, जिनके एग्जाम्स में आता है, क्लासेस में पढ़ाया जाता है, टीचर्स वगैरह, DLL बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो, BST, सब होगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ये बताने के लिए कि इसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डबल लिंक लिस्ट होती है। अब एक बात बताओ, आपको लिंक लिस्ट पे कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप लिंक लिस्ट बनाने बैठोगे क्या? नहीं ना, यूज़ कर सकते हो। हाउएवर कई बार हमें ऐसे भी यूज़ केस फंसते हैं जहाँ पे हमें अपने हिसाब से मैनुअली बनानी पड़ती है लिस्ट को। ठीक है, चलो अभी थोड़ी सी सफाई कर देते हैं और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो यार बच्चों, अभी आ जाता है वेक्टर और स्टैक। स्टैक तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑनेस्टली, स्टैक वाले क्वेश्चंस में तो स्टैक ही यूज़ होगा फॉर श्योर। ठीक है, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, ये इसमें मोस्टली मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, या जो मैंने ज़्यादा यूज़ किया है वो एरे लिस्ट यूज़ किया है, लिंक लिस्ट मैंने कम यूज़ किया होती है, और वेक्टर मैंने बहुत ही रेयरली यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि जो काम एरे लिस्ट में होते हैं वही सब वेक्टर में हो जाते हैं। लेकिन वेक्टर का एक जो एडवांटेज होता है ओवर एरे लिस्ट, वो होता है वेक्टर होता है थ्रेड सेफ। ठीक है, सो इसलिए हमें वेक्टर हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज जब थ्रेड सेफ की बात आती है तो फिर उसके साथ एक एक्स्ट्रा ओवरहेड भी आता है। ठीक है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करा रहे हो, थ्रेड सेफ्टी करा रहे हो, तो उसके लिए उसको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, जिसको ओवरहेड बोलते हैं। तो इस वजह से इसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एरे लिस्ट के कंपैरेटिवली, इसके ऑपरेशंस पे ज़्यादा टाइम लगता है वेक्टर के। ठीक है, सो चलो ये मोटा मोटा हमने लिस्ट पढ़ लिया है। मेजर चीज़ जो है, जो एक आपको ध्यान रखना है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि एरे लिस्ट के केस में या लिंक लिस्ट या लिस्ट के केस में साइज़ होता है डायनेमिक, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी रन टाइम, मतलब जब आप कोड लिखते हो उस टाइम पे साइज़ बताने की, खुद रीसाइज हो जाता है, ठीक है। और लिस्ट क्या है? इंटरफेस है, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। चलो अब हम अगले डेटा स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं, और ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इनका अपना एक तरीका है डेटा को स्टोर कराने का। एक इंपॉर्टेंट चीज़, एरे लिस्ट में सीक्वेंशियल तरीके से डेटा स्टोर होता है। मतलब अगर आपने 5 के बाद 10 के बाद 2 के बाद 1 इस तरह स्टोर कराया डेटा, तो जैसे एरे में होता था सेम वैसे ही होता है। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर मेंटेन रहता है, इंसर्शन ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो 5 के बाद 10 के बाद 2 के बाद 1, तो वैसे ही आपका रिट्रीवल होगा जब आप फॉर लूप चला के 0 से लेके और एंड तक लिस्ट के एलिमेंट्स को रिट्रीव करने की कोशिश करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट इंटरफेस, जो कि सेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यार, बहुत ज़्यादा, ये सारे यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क है जावा का, जिसके बिना जावा में कोडिंग करना एक मतलब असंभव सी चीज़ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे, बट यार नहीं होता है। मतलब आप यूज़ करोगे ही करोगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के सब डेटा स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। सेट का क्या गेम है? सेट क्या है? देखो, सेट में आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर नहीं कर सकते किसी अब सेट क्या है? सेट भी इंटरफेस है, तो इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा। तो बच्चों लिंक्ड हैश सेट एक क्लास है, हैश सेट दूसरी क्लास है, ट्री सेट तीसरी क्लास है, ये इनका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि दीज आर द क्लासेस। अब सेट में क्या फ़र्क है जी? लिस्ट समझ में आ गया, एरे हमें पता था पहले से, लिस्ट हमने पढ़ लिया। अब सेट में क्या है? देखो, सेट ना डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर नहीं करता। ध्यान से समझना इसका क्या मतलब है। मान लो आपने एक सेट डेटा स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, आपने एक सेट डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया। अब आपने इसमें ऐड किया 5, ठीक है, अभी समझो, ठीक है। फिर आपने इसमें भाई कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स डेटा डालोगे ना, तो मान लो आपने पहले 5 ऐड किया, फिर 3, फिर 2। अब मान लो आप वापस से 5 ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो लिस्ट में या एरे में तो क्या होगा? 2 बार 5 ऐड हो जाता है। सेट के केस में क्या होता है? 2 बार 5 ऐड नहीं होगा बच्चों, ये 5 ऐड नहीं होगा, वो इंटरनली चेक करेगा 5 पहले से है क्या, अगर है तो वो ऐड नहीं करेगा 5 को। तो सेट में हमेशा यूनिक एलिमेंट्स रहते हैं। दोबारा, सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते। अगर आप दोबारा डुप्लीकेट एलिमेंट डालने की कोशिश करोगे तो वो इंटरनली चेक करेगा, वो देखेगा 5 तो पहले से प्रेजेंट है, तो वो इस 5 को नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं ऐड करेगा, ठीक है। तो ये कहानी है। इसका मेथड होता है ऐड, सेट डॉट ऐड। ये रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। अगर इसने कर दिया इसको ऐड, जैसे पहले 5 को ऐड किया तो ट्रू, 3 को ऐड किया तो ट्रू, 2 को ऐड किया तो ट्रू, लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 ऐड करने की कोशिश करोगे तो फॉल्स रिटर्न कर देगा कि भैया ये तो पहले से प्रेजेंट है, मैं ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब इन तीनों में फ़र्क समझ लेते हैं। सो बेसिकली डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर नहीं करेगा, यूनिक ही करेगा, फंडा क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों इन तीनों इंप्लीमेंटेशंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे हैश सेट की, ठीक है। अच्छा, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह की अगर मैं बात करूं तो देखो, लिस्ट में जो कॉम्प्लेक्सिटी एरे की होती है ना, वही मोस्टली लिस्ट की रहती है। जैसे इसमें अगर आपको लास्ट में एलिमेंट ऐड करना है एकदम लास्ट में, तो O1 रहेगी। क्या रहेगी? O1 मतलब कांस्टेंट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को रिट्रीव करना है तो इसमें हम यूज़ करते हैं गेट ऑपरेशन। आप यहाँ पे इंडेक्स पास कर सकते हो, इसका भी O1। लेकिन एरे में और इसमें एक फ़र्क है कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। जब आप एरे के ith एलिमेंट पे कुछ वैल्यू डालते हो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है O1। लेकिन जब आप लिस्ट में यही सेम काम करोगे तो यहाँ पे आप भेजोगे इंडेक्स, लेट्स से 5,10, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बच्चों ON। क्यों? क्योंकि इसको करनी पड़ती है इंटरनली रीशफलिंग। बताया ना, लिस्ट एक डायनामिक एरे है, ठीक है, डायनामिक साइज एरे। तो वो क्या करता है, इसकी रीशफलिंग मतलब एरे के साइज को चेंज करता है कि अच्छा 5th इंडेक्स जहाँ पे है वहाँ पे 10 मेरे को वैल्यू डालनी है। तो वो क्या करेगा, पहले 4 को अलग, बाद के 6 को अलग, और फिर उसमें 5 बीच में डालेगा। तो एक एलिमेंट एक्चुअली इसको ऐड करना पड़ा ना, तो रीसाइजिंग की वजह से ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है। चलो बैक टू सेट। सेट के केस में अब इसके 3 इंप्लीमेंटेशन है। हैश सेट पे आ जाते हैं, और भी हैं बट हम वी आर फोकसिंग ऑन दीज 3 मोर बिकॉज यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं DSA में। हैश सेट के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, अगर आपको एलिमेंट सर्च करना है सेट में है या नहीं, O1, ठीक है, सर्चिंग का, और यहाँ पे ऐड का, और यहाँ पे आ जाएगा रिमूव, जिसको डिलीट भी बोल सकते हैं। सर्च का हैश सेट में O1 रहता है। बेसिकली आपके सेट में ये 5 3 2 5 5 तो नहीं आएगा लास्ट वाला, 5 3 2 पड़ा हुआ है। तो अगर आपको देखना है कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर, हैश सेट के अंदर है या नहीं, तो O1, ठीक है। अगर आपको ऐड करना है कोई भी एलिमेंट हैश सेट के अंदर तो उसका भी कांस्टेंट लगता है, और अगर आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है कोई नंबर सेट से, तो वो भी O1 लगता है। हैश सेट में बच्चों इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। अगर आपने 5 3 2 इस तरीके से इंसर्ट किया है, तो अगर आप रिट्रीव करोगे, सेट को आइटरेट करोगे, तो ज़रूरी नहीं है आपको पहले 5 ही मिले, कुछ और भी मिल सकता है, ठीक है। लिंक्ड हैश सेट, सारी चीज़ें सेम है हैश सेट की तरह, कुछ डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस है बस,
जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व रखता है, ऑर्डर को मेंटेन रखता है, लिंक्ड नाम से समझो, इसमें लिंक्ड है। तो अगर आपने 5 के बाद 3 के बाद 2 इंसर्ट किया तो रिट्रीव भी जब आइटरेट भी जब सेट को करोगे तो पहले 5 फिर 3 फिर 2 उसी ऑर्डर में आएगा। ट्री सेट की कॉम्प्लेक्सिटी सारे ऑपरेशंस की ओ लॉग एन रहती है और इसमें बेस रहता है 2। ट्री सेट में ऐसा क्या खास है कि इसकी लॉग एन जा रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बच्चों ट्री सेट हमेशा डेटा को सॉर्टेड स्ट्रक्चर में रखेगा। अगर आपने पहले 5 डाला फिर 6 डाला फिर 1 डाल दिया फिर 8 डाला, और अगर आप अब रिट्रीव करते हो फर्स्ट एलिमेंट को तो पहले 1 आएगा फिर 5 आएगा फिर 6 आएगा और फिर 8। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, आप अपने हिसाब से कंपैरेटर वगैरह के थ्रू डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो एक्स्ट्रा ओवरहेड है डेटा को सॉर्टेड रखने का, उसकी वजह से लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, ठीक है। क्योंकि अंडरनीथ इसका सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्रीज वगैरह लगते हैं, तो क्योंकि हाइट एक सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री की क्या होती है, लॉग एन बेस्ड 2, तो इस वजह से लॉग एन बेस्ड 2 जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। चलो, क्यू जैसे स्टैक होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू का मतलब हम बोलते हैं ना, कोई भी लाइन लगी हुई होती है कि क्यू है तो जो सबसे पहले होगा सबसे आगे होगा उसका सबसे पहले नंबर आएगा, ठीक है। सो बच्चों क्यू अगेन एक इंटरफेस है, इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन है प्रायोरिटी क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये हीप पे बेस्ड रहता है बच्चों, हीप। अब हीप आपको अगर पता है नहीं पता है मैं बता देता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम हर चीज़ को इन डिटेल समझने वाले। ये 2 तरह का होता है, मिन प्रायोरिटी क्यू, मैक्स प्रायोरिटी क्यू। मिन मैक्स, मिन में क्या होता है तो बेसिकली जैसे हमने ट्री सेट में पढ़ा कि ट्री सेट क्या करता है बच्चों, एक ऑर्डर सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रखता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू भी क्या करता है, मान लो आपने पहले बोला 1 3 2 5 और आपने प्रायोरिटी क्यू का बाय डिफ़ॉल्ट मिन हीप रहता है। मिन हीप का मतलब समझ लो, तो मान लो आपने ये 4 एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिए, तो जब आप टॉप फेच करोगे सबसे ऊपर, देखो क्यू है ना, क्यू है तो आपको एक तरफ से एलिमेंट फेच कर सकते हो आप, तो सबसे पहले आएगा 1 क्योंकि सबसे छोटा फिलहाल 1 है। 1 को अगर आपने इसमें से डिलीट कर दिया तो 1 के बाद आएगा 2, तो 2 को अगर आपने डिलीट कर दिया मान लो तो 2 के बाद आएगा 1 सेकेंड, 2 को मान लो आपने उड़ा दिया तो फिर आएगा 3, अब 3 को उड़ा दिया तो 5। तो देख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। मिन हीप इसी को बोलते हैं कि भैया आप 10 एलिमेंट्स डालो 20 डालो किसी भी ऑर्डर में डालो, जब आप सबसे पहले रिट्रीव करोगे सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। मैक्स हीप में उल्टा हो जाता है, बेसिकली सॉर्टेड डेटा रहता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। मिन हीप असेंडिंग ऑर्डर, मैक्स हीप डिसेंडिंग, बस इतना सा सिंपल सा समझ लो अभी के लिए। और प्रायोरिटी क्यू एक क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्यू इंटरफेस है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अच्छा बच्चों एक इंटरफेस है डी क्यू जो क्यू को एक्सटेंड करता है, ये सब हम जावा में पढ़ चुके हैं एक्सटेंड्स वगैरह। तो डी क्यू भी एक इंटरफेस है। डी क्यू क्या है, डी क्यू समझो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, कई बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत कम कर देता है। डी क्यू भैया ऐसा है कि ये ओपन क्यू है दोनों तरफ से, आप एलिमेंट को इधर से भी इंसर्ट कर सकते हो, इधर से फेच कर सकते हो, इधर से इंसर्ट कर सकते हो, इधर से फेच भी कर सकते हो। तो ये डी क्यू इसके दोनों तरफ से मूव है, कहीं से भी मतलब पीछे से आगे से, जैसे आपको एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, रिमूव करने हैं, फेच करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हो। तो समझ लो इसकी पावर कितनी है। तो भैया इसको इम्प्लीमेंट करती हैं 2 और क्लासेस, एरे डी क्यू और लिंक लिस्ट, ठीक है। एरे डी क्यू और लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट और एरे डी क्यू इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करती हैं क्योंकि ये क्लासेस है, ठीक है। सो अगर आपको कहीं पे डी क्यू यूज़ करना है तो आप डी क्यू का बनाओगे रेफरेंस, हम जावा वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका बनाओगे रेफरेंस, इन दोनों का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट न्यू यूज़ करके। तो कैसे कुछ कैसे लिखोगे, यहाँ पे डी क्यू, लेट से इसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम ये दिया न्यू, और यहाँ पे लिख दोगे मान लो आपको लिंक लिस्ट यूज़ करना है तो ऐसे, ये हो गया, ठीक है। सो आपने डी क्यू का रेफरेंस बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया लिंक लिस्ट का, क्लास का, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, तो ये क्यू स्टैक ये सब कवर हो गया, राइट। अब चलो आगे चलते हैं। ओह माय गॉड, मैप भाई बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैप और सेट तो बहुत ही क्लासिकल चीज़ है, बहुत ही क्लासिकल डेटा स्ट्रक्चर्स है, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ एक्चुअली, बहुत लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो मैप भी एक इंटरफेस है, ठीक है, मैप भी एक इंटरफेस है। एक सेकेंड, अब बच्चों मैप की इंप्लीमेंटेशन है 4 जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, हैश टेबल। देखो मैप किस तरह का डेटा स्टोर कराता है, डिक्शनरी की तरह। जैसे डिक्शनरी में आपके पास हमेशा एक वर्ड होता है ना, उसका एक मीनिंग होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे बोलते हैं की वैल्यू, की कोमा वैल्यू। तो आप इसमें हमेशा मैप में की कोमा वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर कराते हो। की भी कुछ भी हो सकती है और वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। की भी कुछ भी हो सकती है, वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ऑफ कोर्स आप नल नहीं स्टोर कराते की में, बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस, बट की कुछ भी हो सकती है और वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। दूसरी चीज़, सेट में एक चीज़ याद है हमने अभी जस्ट समझी है कि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते। बच्चों मैप के अंदर डुप्लीकेट कीज़ नहीं होती, मैप के अंदर यूनिक कीज़ होती हैं,
क्या होती हैं, यूनिक कीज़ होती हैं। डुप्लीकेट कीज़ नहीं आप मैप के अंदर डाल सकते, ठीक है। अच्छा, अब लिंक्ड हैश मैप क्या है, हैश मैप क्या है? देखो हैश सेट के अंदर हमने क्या समझा था, इंसर्शन ऑर्डर इज नेवर मेंटेन, मतलब गारंटेड नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सेम गोज विद हैश मैप। हैश मैप में इंसर्शन ऑर्डर, मैं बात कर रहा हूँ कीज़ की, इंसर्शन ऑर्डर आपने किस, लेट से आपने डेटा इंसर्ट किया 5,1 3,2 1,8 6,3, तो ज़रूरी नहीं है जब आप आइट्रेट करोगे मैप को तो पहले ये आएगा फिर ये फिर ये फिर ये, कुछ भी आ सकता है हैश मैप के केस में, एनीथिंग कैन कम फर्स्ट। लिंक्ड हैश मैप के केस में बच्चों लिंक्ड है, वर्ड पे जाओ लिंक्ड पे, तो जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया है पहले ये आएगा फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। ट्री मैप अगेन इंटरेस्टिंग। ट्री सेट याद है, ट्री सेट में क्या था, ट्री सेट में ये था कि आपका जो डेटा रहेगा वो सॉर्टेड रहेगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग, आप उसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। ट्री मैप में भी डेटा सॉर्टेड रहता है लेकिन कीज़ के बेसिस पे। कैसे, क्या कहने का मतलब है, सो मान लो आपने ये डेटा पूरा ट्री मैप में डाल दिया तो ट्री मैप इसको रखेगा सॉर्टेड बेसिस पे मेंटेन। तो जब आप ट्री मैप से बोलोगे लाओ पहला एलिमेंट दो, तो ट्री मैप आपको देगा 1,8, क्योंकि ये की सबसे छोटी है, ये की है, ये वैल्यू है। फिर आपने कहा दूसरा एलिमेंट दो, तो सबसे छोटी की अब कौन सी बची, 3, 1,8 को तो ले चुके, तो 3,2 बचा। फिर आपने ट्री मैप को कहा अगला एलिमेंट दो, तो सबसे छोटी की फिलहाल 5,1 और 6,3 में 5 है तो 5,1 उठाएगा, लास्ट में 6,3। सो ट्री मैप एक ऑर्डर मेंटेन रखता है कीज़ के बेसिस पे असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग करने का तरीका ट्रिकी होता है बट हो जाता है, ठीक है। हैश टेबल भी की वैल्यू की फॉर्म में रहता है। हैश टेबल मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की है बट सिंक्रोनाइज रहती है, जैसे वेक्टर सिंक्रोनाइज मतलब थ्रेड सेफ है, तो हैश टेबल भी थ्रेड सेफ होती है और इसीलिए थोड़ा सा ओवरहेड है, थोड़ा सा स्लो हो जाती हैं चीज़ें जब कुछ एक्स्ट्रा काम करती हैं। तो लिंक्ड हैश मैप में बच्चों सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1, तो मैं दोबारा अच्छे तरीके से इसको एक जगह पे लिखता हूँ, वेट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप। यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर्च, यहाँ पे मैं बोलता हूँ डिलीट, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऐड, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैश मैप में तीनों ऑपरेशंस में O1 होती है, ये हम डिटेल में पढ़ लेंगे आगे चल के, टेंशन मत लेना। लिंक्ड हैश मैप में सेम, द एक्स्ट्रा थिंग इज ऑर्डर इज मेंटेन्ड, कौन सा ऑर्डर, इंसर्शन ऑर्डर। ट्री मैप में ऑल लॉग एंड बेस 2, सेम सेट की तरह, ठीक है। तो बच्चों ये कहानी है हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप की, ठीक है। और ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी है, आपने सोचे होंगे। तो अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, एरेज क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब देखना बताता हूँ इसकी पावर क्या है सेट और मैप की। तो पहले सेट डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा डेमो। मान लो आपको मैंने एक एरे दिया और इसमें एलिमेंट्स हैं 5, 3, 2, 8, ये मान लो मैंने आपको एक एरे दे दिया। अब मैं इसमें आपसे कुछ पूछता हूँ, ठीक है। मैं पूछता हूँ भैया बताओ इसमें 8 है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इसको आइट्रेट करोगे एरे को, पहले 5 को देखोगे, फिर 3, फिर 2, फिर 8, अब आप बोलोगे हाँ जी मिल गया, यही बोलोगे ना, मिल गया, तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। फिर मैंने आपको कहा 1 देख के बताओ, फिर आप सेम लीनियर सर्च अप्लाई करोगे, ये भी सब हम पढ़ेंगे बट है ना 1। अब देखो सेट में यूज़ अगर मैं कर लूँ सेट को, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मोटे मोटे तौर पे अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही है बता रहा हूँ, मान लो इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में, और मैं आपको n बार ही सर्च करने के लिए बोलता हूँ कि भाई ये सर्च करो ये करो ये करो n बार, तो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n², ठीक है, क्योंकि n बार ही आप हर बार सर्च करोगे 1, 2, 3 अप टू n, और n बार ही वो काम होना है, ठीक है। अब मान लो मैं एक सेट ले लेता हूँ और भैया इनको एलिमेंट्स को सेट में डाल देता हूँ सारों को, तो मैंने 5 डाला, 3, 2, 8, 6, 1, और इसमें सारा कोई भी डुप्लीकेट नहीं था तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी हैंडल करने की, वैसे सेट इंटरनली खुद करता है। अब मान लो आपसे बोला किसी ने भैया 8 बताओ है या नहीं, तो आप सीधा सेट से पूछोगे सेट डॉट कंटेन्स 8। अब अगर इसमें 8 होगा तो ये ट्रू दे देगा, नहीं होगा तो फॉल्स। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई है कंटेन्स की, बेसिकली सर्च ही कर रहे हैं, कंटेन्स का मतलब सर्च कर रहे हैं। देखो हैश सेट मान लो मैंने यूज़ किया तो सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है बच्चों O1, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो इसको एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। सो अब आपने n नंबर ऑफ क्वेरीज थी आपके पास और आपको एक क्वेरी को ढूंढने में सिर्फ एक यूनिट टाइम लग रहा है मान लो, तो टोटल कितना लगेगा n × 1, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n। तो ये पावर है सेट की, ठीक है। ऐसे ही मैप वगैरह ये सब बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो आई होप आपको ये ट्री मैप, हैश मैप, मैप्स, लिस्ट, सेट, क्यूज वगैरह, स्टैक वगैरह अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एक आइडिया मिल गया होगा। क्वेश्चन जब करते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है, नो डाउट अबाउट दैट, वो हम करेंगे एनीवेज अगली क्लासेस से। सो ये एक ओवरव्यू देना था यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर लाइक यार ये क्या है, राइट।
तो इस वीडियो को प्लीज़ अच्छे से दोबारा देख लो, अगर एक बार में चीज़ें समझ नहीं आई कमेंट्स कर दो, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, क्यू बेसिकली क्या है, क्यू में ऐसा नहीं है कुछ भी टाइम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्यू में अगर आपको देखने एलिमेंट्स तो ओ एन तक ही जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बताया नहीं इसमें, क्योंकि कुछ ऐसा अलग नहीं हो रहा जैसे सेट और मैप में कांस्टेंट टाइम में हो रहा है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे डी क्यू या क्यू ही यूज़ करना पड़ता है, तो वो ओवरऑल प्रॉब्लम को एफिशिएंट कर देते हैं सोल्यूशन को, ठीक है। तो पता होना चाहिए और यूज़ भी होता है बहुत जगह पे। तो आई थिंक काफ़ी कुछ कवर हो गया है, और अब आई थिंक वी कैन स्टार्ट, ठीक है, आगे के लिए। और इसमें जो जो चीज़ें आती रहेंगी आई विल डेफिनेटली टेल यू। और एक चीज़ और है यार, ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है, ठीक है। ऑनेस्टली हर चीज़ कवर की जाएगी, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ इस कोर्स पे, ठीक है। तो आप भी उतनी ही मेहनत करना, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरे चैनल का हर एक सब्सक्राइबर, हर एक बंदा बेहतरीन कंपनी में जाए, डीएस से में तो किसी राउंड में बाहर ना हो, ठीक है। मैं भी नहीं होता हूँ, मोस्टली मैं भी नहीं होता हूँ, लक का पता नहीं होता है, कोई कभी कभी भी बाहर हो सकता है, बट मैं जनरली नहीं बाहर होता हूँ डीएससी के राउंड से। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बाहर ना हो। तो मिल के कोडिंग करने वाले, दबा के पेल के एकदम बेहतरीन तरीके से, किसी कोर्स के किसी चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये दुकानें जो चल रही हैं, ये लोग भी हम जैसे बंदों को ही बुलाते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट नेम द कंपनी, बट उन्हीं को ही अप्रोच किया जाता है कि मेंटर बन जाओ, ट्यूटर बन जाओ, राइट। तो वही बंदों से तुम अभी मेरे से पढ़ रहे हो, तो आई डोंट थिंक तुम्हें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत है। नेट है यार, और नेट को यूज़ करो, वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस तुम्हें मिलते रहेंगे, और क्वेश्चंस मैं भी कराता रहूँगा। तो और ये एक बार वीडियो वापस से देख लेना इन फ्रेमवर्क्स के बारे में, इन जो डेटा स्ट्रक्चर्स, दीज आर द डेटा स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में मैं चाहता हूँ आप एक बार खुद से भी पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चंस तो एनीवेज हम करने ही वाले हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी आपने, नई चीज़ें होंगी आपके लिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहाँ पे हम मतलब रॉक करने वाले हैं यार, फोड़ने वाले चीज़ों को, ठीक है। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स कर दो, आई विल रिप्लाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।